गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी, या सो रहे हो तुम लोग? यस मैम, आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, ऑल राइट, आ जाएंगे बच्चे अभी। आ रही है, बहुत सही। सुमित आ गया क्या? सुमित संदीप को स्कूल यस मैम। आ गया। ऑल राइट, सो बेसिकली एक दो पहले चीजें बता देती हूँ तुम लोगों की। पहली बात तो ये, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सही बताऊं तो आ जाएगा अच्छे से समझ में। उसके अलावा आप लोगों का टेस्ट है कोऑर्डिनेशन का, तो शायद मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा था आप लोगों को कि कौन से टॉपिक आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। शायद आप लोगों ने वो मैसेज देखा हो। वीबीटी, सीएफटी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर और आपका आइसोमेरिज्म, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पहले निपटा लेना है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने नहीं किया बीडीपीपीज वगैरह। तो आप पहले इन 4 टॉपिक्स को करेंगे टेस्ट को प्रिपेयर, मतलब टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और ध्यान रखना, एटलीस्ट 3 ईयर के आपको लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी भेजे हैं, वो सिर्फ वही बच्चे करेगा जिसने जो मेरा पहले दिया गया काम था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लिए हैं। सिर्फ वही बच्चा वो उसको करेगा, अदरवाइज आप लोग पहले उसी पे जाओ। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, कल से तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज मुझे ये बतानी थी कि तुम्हारी 15 की छुट्टी नहीं है, आपकी 16 की छुट्टी है। जन्माष्टमी का ऑफ हो रहेगा, बट इंडिपेंडेंस डे का ऑफ नहीं है, हमारा भी नहीं है, तभी क्लास लग रही है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, अगर तुम मान लो स्कूल नहीं जा रहे हो 15 को, कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, तो टीचर्स सुबह क्लास कंडक्ट कर सकते हैं ताकि तुम भी फ्री शाम को, टीचर्स भी फ्री। तो मुझे बता देना, किसी का स्कूल तो नहीं है ना 15 को? मैम है। मैम स्कूल स्कूल है। मैम स्कूल है। ले, स्कूल में क्या है, झंडा लहराएंगे क्या तुमसे? यस मैम। यार ये तो बचपन में होता था। ऑफ ले लो ना, 15 को क्यों जाना है स्कूल? हम तो बचपन में ही नहीं जाते थे, तुम लोग 12वीं में होके जा रहे हो। मैम 15 की तो मैम वैसे बोला भी 2 दिन की एब्सेंट लगेगी फिर। क्या लगा दो? लगा दो बेशक। क्या कह रहे हो प्रिंस? मैम मैं कह रहा था 15 की तो वैसे छुट्टी होती ना हर जगह तो। अरे हो क्या रहा था, या तो अवंती में 15 का ऑफ, वैसे तो 15 का ऑफ है, 16 का ऑफिशियल नहीं ऑफ है, बट 16 को टीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि 15 को, मतलब क्लास तो लेनी है एक दिन, मतलब एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें भी और हमें भी। सो इसीलिए 15 को लगा लेंगे। मैं सोची थी सुबह लगा लूं, बट अब तुम कह रहे हो कि स्कूल जाने हैं। खैर छोड़ो, रात को ही लगेगी फिर बेटा इन दैट केस तो। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बेसिकली आज क्या करवाना है मैंने तुम लोगों को, आज अपना जो टॉपिक होगा, आज का डेट गलत डला हुआ है यहाँ पे, एक 13 है ना आज। यस मैम। ठीक है, सो आज बेसिकली हमें क्या करना है, एक तो हमें ईएन रूल देखना है। ईएन रूल क्या है तुम्हारा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, बड़ा ही सिंपल सा रूल है। एक दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें। एप्लीकेशंस क्या है उसकी, एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे आते हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे मैम ये मेंस में इंपॉर्टेंट है क्या, तो मेंस लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, इनसे रिलेटेड वो एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, और एडवांस में आसान आया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं आया हुआ है।
तो जब आप जेई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे इन टॉपिक्स को तो चलेगा, बिकॉज रेयर ही है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, कभी कभी आ जाता है। एक एक मान लो तुम्हारी कितनी शिफ्ट होती है हर साल, 20 शिफ्ट होंगी है ना, तो उसमें से किसी एक शिफ्ट में आ जाए भूले भटके, तो आसान है, इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा, आगे चलने से पहले ना मेरे को एक बार ना एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ताकि मैं फिर अच्छे से वो वाला टॉपिक स्टार्ट करवा दूं तुम लोगों को। मेरे को प्लीज एक बार ये करके बता दो। क्वेश्चन सभी को आई गेस दिख रहा है ना, सबको विजिबल है ना स्क्रीन वगैरह सब कुछ? हाँ यस मैम। यस, ट्राई करो इसको करने का, और प्लीज रेज योर हैंड, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। सुनी, श्रुति आ गई, ऋषि, यस मैम। अंजलि, मनीषा आ गए? यस मैम। ओके ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड बेटा अगर हो गया है तो। 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन पूछूंगी। मनीषा आप बताओ, मनीषा। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, कर रहे हो? यस मैम, अभी कर रही हूँ। हाँ, इतना टाइम पेपर में मत लगाना, क्वेश्चन छूट जाएंगे बाकी। अंजलि, हर्षित, आरुष, अब जो नहीं बोलता है ना क्लास में उसी से मैं पूछने वाली हूँ। हाँ जी, मैम ये ABXL यूनिडेंटेड लिगेंड है ना? हाँ लिखा हुआ है ना, यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड्स। यस मैम। अब्दुल्ला आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। 3 बनेंगे? यस मैम। ओके, प्रिंस राठौर आप बताओ। मैम 0। 0। आर्यन आप बताओ। मैम 0 बनेंगे। एक्सप्लेन करना आर्यन। मैम क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो मैम ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, तो मैम टेट्राहेड्रल में 0 ज्योमेट्रिकल बनता है। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे तुमने ना एक चीज स्किप कर दी, ये वाली चीज। यहाँ पे अगर तुम देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे ना तो गलत होने के चांसेस हैं। जैसे अभी बताया कि 3 बनेंगे, वो 3 स्क्वायर प्लानर में बनते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में मैंने तुम्हें बताया था जीआई नहीं एग्जिबिट करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होते हैं। तो कितने बनेंगे? यहाँ पे 0 होंगे। क्लियर है? चलिए आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाइए मेरे को। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। इसमें मेरे को याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसी चीजें बताई हो कि ये रट लो, बहुत ही कम मैंने बताई होंगी, तो प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लो। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये, क्योंकि चारों लिगेंड डिफरेंट है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। The number of optical isomer exhibited by the iron complex obtained from the following reaction is। देखो ऐसे डरना नहीं है इस रिएक्शन वाली क्वेश्चन से, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बट ये आया हुआ 2024 में या 23 में। तो तुम थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि कौन सा बन सकता है। यहाँ पे ऑक्सलेट है और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है FeCl3 में, तो सोचो क्या बन सकता है यहाँ पे। प्रिंस खोजान आप बताओगे क्या बन सकता है? बताओ जी। पहले समझ नहीं आया। मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया? यस मैम।
कोई बात नहीं। कोई और? आदर्श तुम बताना चाहोगे? मैम ऑक्टाहेड्रल होगा ये शायद। हाँ, बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो यहाँ पे करोगे क्या, क्या लिखोगे? यही बनेगा ना? देखो इधर ध्यान से, यस मैम। आयरन इज इन +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है। ऑलराइट, क्योंकि याद करो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, मैंने आप लोगों को कहा था कि उसमें नहीं देखोगे आप स्क्वायर प्लेनर में, आपका जो ऑक्टाहेड्रल वाला था उसमें आप जीआई भी देख रहे थे और ऑप्टिकल भी। तो यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैम ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो ये जो ऑक्सलेट है कितने होंगे टोटल? 3 होने चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 बनेगा। तो ये कौन से टाइप का, याद करो, MMA3 टाइप का हो गया। और इसमें मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसके 2 बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो वाला प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्लियर है? तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 2i। वेरी गुड आदर्श, सही से समझे इस क्वेश्चन को। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत कम बच्चों के हैंड रेज हुए थे, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है करना था। ठीक है जी, सुमित ठीक है, जल्दी बताओ। नैतिक, सुमित फिर भाग गया। सुमित मैं घर आती हूँ तुम्हारे। मैम मैं यही हूँ। पक्का आवाज आ रही है मेरे को पीछे से रोड की, कहीं बाहर तो नहीं चले गए ना? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे करो, ट्राई करो इसको। मैम ये वाला क्वेश्चन पीपीटी में था। धनंजय क्या हुआ? मैम ये वाला क्वेश्चन तो पीपीटी का ही है, पीपीटी कौन सा? जो आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज रखा है। अच्छा हाँ, उसमें वो टॉप PYQs हैं, ठीक है? उसको तब करना जब तुम बाकी के कर लो। हाँ ये वाला करो। सिमरन ट्राई करना एक बार, क्या लग रहा है आपको? ठीक है मैम। रितिका बताओ। मैम 2 और 3। एक्सप्लेन करो इसको। मैम जो फर्स्ट वाला है वो ट्रांस आइसोमेरिज्म में लगा है, तो जो 2 क्लोराइड है वो अपोजिट में लगे हैं। कहाँ लगे हैं? पलक आप बताओगी, एक्सप्लेन करो। मैम पहले वाले में 2 बनेंगे। कौन, नाम बताना उसका। लिवियो। कौन से वाला बेटा? कौन से 2 बनेंगे भाई? हाँ मैरिडोनल एंड हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही हो, बोलो। फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है? फेशियल और मेरिडोनियल बनेंगे तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे 0 होते हैं। तो इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे अपने? 2 होंगे। ये अपना वो वाला टाइप का बेटा MMA2V2 टाइप का है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 बार P को सिस पे लगा सकते हो, 2 बार ट्रांस पे। तो सिस वाला बनेगा और ट्रांस वाला, जिसमें से सिस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो कितने बनते थे टोटल? 3 बनते थे। अरे तो टिप्स पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो 2 और 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऐसे करना है इसको। आप प्लीज एक टॉपिक को मत लेके बैठे रहिए, आप जो 4 टॉपिक बोले हैं उसके क्वेश्चंस करके निपटाओ उनको फटाफट से। ये एडवांस 2015 का सवाल है, इससे पहले वाले मेंस के थे। आपसे ये पूछा, आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं,
आपको ये बताना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मतलब आपको ये बताना है इनमें से सिस ट्रांस कौन सा दिखाएगा, चेक करो। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा टाइम पे आया करो बेटा। सक्षम ट्राई करोगे, कर रहे हो? यस मैम कर रहा हूँ। ओके करिए। सुमित क्या लग रहा है? मैं अभी कर रहा हूँ। नैतिक धनंजय। और हाँ भाई, ये जो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का टेस्ट हुआ है, बहुत बच्चों ने गूगल यूज किया हुआ है इसमें, मैं बता दे रही हूँ। कम से कम 6-7 बच्चों ने चीटिंग करी हुई है उसमें। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं टॉलरेट करूंगी ये चीज, तो ईमानदारी से करो। बेशक तुम, कोई बात नहीं, चैप्टर अगर नहीं आता था बेशक 10 नंबर भी लाते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। आगे से ध्यान रखिएगा, मेरे को अगर दिख गया गूगल से यूज किया है फिर देखना तुम लोग। हाँ जी, कौन बताने वाला है मुझे? चलो साथ करते हैं। पहले वाला मुझे बताओ, ये कौन से टाइप का है पहले वाला? सिस ट्रांस सिस ट्रांस बनेगा ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन तुम सिस पे लगा सकते हो और ट्रांस पे, यानी कि मैम ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी इसी टाइप का है, MAA2B2 टाइप का है मैम, तो इसका भी सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। नेक्स्ट देखो MA4B2, MA4B2 में भी सिस ट्रांस पॉसिबल है ना। उसके बाद है 4th वाला MA2B4, ये भी, इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। और ये वाला कौन सा केस है? CO MAA2BC, इसमें भी तुम BC को एक बार सिस पे लगा सकते हो और एक बार ट्रांस पे लगा सकते हो, तो इसका भी 2 पॉसिबल हैं। ये क्या है? MA4BC, तो इसको भी BC को सिस पे भी लगा सकते हो और ट्रांस पे भी। ये तो सारे दिखा रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। 6। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं कि तुम ये बताओ कि जो सिस ट्रांस दिखाएगा साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक तो ये दिखाएगा प्लस माइनस, है ना, एक ये दिखा देगा प्लस माइनस। ध्यान से देखो, ये तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, ये वाला प्लस माइनस दिखाएगा, प्लस माइनस मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या? देखो ध्यान से, क्या कहते हो? बात सही है ना? अगर मान लो मैं ये बोलूं कि सिस ट्रांस कौन दिखाएगा पहली चीज, और उसमें से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, देन आपका जो आंसर होता फिर क्या होता? वहां पे 3 होता। ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों को जितने भी क्लास में मैंने सारे बनवाए थे आप लोगों को, प्लीज अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो प्लीज एक बार जरूर दोबारा बना के देखो। वो चीजें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। खुद बनाओगे ना, खुद ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ प्रिंस बोलो। मैम वो आंसर के लिए कर। अच्छा अब्दुल्ला बोलो। मैम वो थर्ड वाले दोनों इनएक्टिव कैसे हैं, एक बार बता दीजिए। MA4B2 है, कहाँ गया थर्ड वाला? ये था ना, यहाँ पे आओ। एक बार इसको ऐसे लगा ले बेटा, ठीक है, और एक बार बी को क्या लगा लो? ट्रांस पे लगा लो। ठीक है, तो क्या करोगे? चेक करो, मैंने कहा था अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे आएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्लेन पास करा दो, ये कटता हुआ जाएगा, ए को रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ से प्लेन पास कर दो, बी को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब बी के सामने बी आएगा, तो दोनों ही क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे मेरा बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल गिवन बाय सिडविक। सिडविक ने दिया था ये। अब ये है क्या? पहले एक बार फटाफट से जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको लिख लीजिए।
नहीं, टेस्ट में तो आ गया ना तुम्हारे उसमें ग्रुप पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना। वीडियो तो हुआ ही नहीं भाई, कहाँ से दे दोगे उसका टेस्ट? 0 नंबर आएंगे सबके सबके। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। ओके, सो बेसिकली मेरा बेटा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है, बेसिकली ये क्या बताता है, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को बताता है। मैम कैसे बताता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो बेसिकली जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना, ये वैलिड है ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या हुआ कि जहां पे तुम्हारा CO क्या होगा, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा, वही तो होंगे ना मेटल कार्बोनिल, ये वाले कॉम्प्लेक्सेस। क्या मैम हम बाकी कॉम्प्लेक्सेस पे नहीं लगा सकते हैं क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? लगा सकते हो, बट इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है वो किस पे देखने को मिलता है? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे देखने को मिलता है। अब मैम आप ये बताओ ये होता क्या है? देखो अब रूल है, अब रूल में कोई बात बोली गई होगी, तो ये क्या कहता है, इसको आप लिख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे, कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका जो मेटल एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है, आप लोगों को पता है, मैं आपको शुरू से जब से अपनी क्लास स्टार्ट हुई है इस चैप्टर की, मैं शुरू से आप लोगों को बोल रही हूँ कि हमारे पास क्या होगा, एक मेटल होगा। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करवाया पीर बख्श, पहले ही तुम कंक्लूजन पे आ गए। अभी तो मैं कह रही हूँ लिख लो इस, मुझे पढ़ाने दिया करो भाई पहले, ठीक है, फिर पूछा करो पढ़ाने के बाद अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया तो। टॉपिक के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बता रही थी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि एक आपके पास मेटल होगा और लिगेंड होगा, है ना। लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मेटल की खाली और ऑर्बिटल में, यही पढ़ाती आ रही हूँ ना। और जो बॉन्ड बनेगा हम कहते थे मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेटल प्रेजेंट होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो क्या करेगा, इट कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। मतलब जितने भी लिगेंड अटैच होंगे उसके साथ, उनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। तब तक करेगा जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल प्लस जो लिगेंड डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको मिला के उसका जो नंबर है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं पहुंच जाता। मैम क्या बोला, समझ में नहीं आया? देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा तुम्हारा 3D सीरीज का कोई मेटल आयन है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ 3D सीरीज में तुम क्या पढ़ते हो, 21 से 30 तक पढ़ते हो, तो उसके आसपास की बताओ ना कौन सी कौन वो होगा, 36 वाला, यानी कि 36। 36 किसका होता है आप लोग मुझे बताओ, 36 किसका होता है, क्रिप्टोन का, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारा 3D सीरीज का मेटल आयन होगा, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जो उसके साथ लिगेंड अटैच हुए हैं, जितने वो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर उनको मिला के मेरा बेटा अगर आपका वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाएगा, तो मतलब वो EN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर आपका 4D सीरीज का होगा तो कितना चाहिए इसमें, तो आपका होना चाहिए जीनोन के बराबर, दैट इज 54, ठीक है। अभी मैं निकलवा के दिखाऊंगी। 5D सीरीज का होगा तो 86, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अगर 3D सीरीज का मेटल है तो 36 के पास आना चाहिए उसका, 4D का है तो 54 के, और 5D का है तो 86 के, ठीक है। तो ये बोलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और बेसिकली कहता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताता है। मैम कैसे, देखो अगर तुम्हारे पेपर में सवाल आया तो सवाल 2 तरीके से सिर्फ एग्जामिनर फ्रेम करेगा। यहाँ पे पहला, तुम्हें 6-7 कंपाउंड दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि बेटा EN रूल ये बता दो इनमें से कौन EN रूल को फॉलो कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, तुम्हें 4-5 कंपाउंड देके वो ये पूछेगा कि बेस्ड ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बता दो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो वहां पे जब आप EN निकालोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगी यहाँ पे, अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाता तो तुम क्या करो, बोलोगे कि वो कॉम्प्लेक्स मेरा क्या है, स्टेबल है बेस्ड ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब मैम इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो। मैं आपको बोलूंगी कि नीचे वाला लिखो,
नीचे वाला लिखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लिखो सारे बच्चे। एटॉमिक नंबर लेना है आपको सेंट्रल मेटल का, पहली चीज, गेटिंग माय पॉइंट। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मेटल के ऊपर वो माइनस कर देना, प्लस जो लिगेंड डोनेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो आपको लिगेंड देखने को मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे मेरा बेटा, मोनोडेंटेट देखने को मिलेंगे। और जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं वो जनरली बोलो हर, अब ये मत समझना हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूं, 2 into, ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं आपको अब सिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं। लिख लिया, सिखाऊं निकालना, चलिए आइए। यस देखो अब 1 by 1 एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक साथ लिखे हुए हैं सारे, अब 1 by 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ये वाला हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम वाला, तो निकालते हैं मेरा बेटा। इसमें EN कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ भाई, 24। हालांकि यहाँ पे दे रखा है, पेपर में मुश्किल है कि वो देगा, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 24। ओके मैम, ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रोमियम पे 0 है, तो 0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एक बार बताओ CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, तो एक CO 2 करेगा, 6 कितने करेगा, 12। 12। तो 24 प्लस 12 कितना होगा, 36। तो यानी कि जो मैंने पहले वाला कॉम्प्लेक्स लिखा है वो क्या कर रहा है, EN रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे आएंगे सिंपल से सवाल, ज्यादा नहीं आते, ठीक है। मेंस में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, अगर आया तो इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, इसका EN देखते हैं मेरा बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आयरन की बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जल्दी। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपको -2 करना पड़ेगा। चलिए साइनाइड, एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 6 कितने देगा, 12। तो 24 और 12 कितने हो गए, 36। 30। आगे आइए, इसका निकालो EN। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 into 2 10, तो कितना होगा ये, 26 और 10 36। आर नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, मतलब ये EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो, जहां पे आपका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नहीं है, दूसरा नॉर्मल वाला कॉम्प्लेक्स है, कैसे करोगे देखो एक बार। 27 इसका एटॉमिक नंबर होगा, ऑलराइट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट पे, 3 की, तो -3 हो जाएगा। एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 6 कितने देगा, 12। कितना हो गया, 27 में से 3 गया आपका 24, ये भी कितना आ जाएगा, 36। आगे देखो निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 28 प्लस यहाँ पे 8, अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 36। यहाँ पे आओ, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे निकाल रही हूँ मैं। कॉपर कितना है एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यानी कि -1, प्लस मत कर देना, माइनस करना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड प्लस कितना हो जाएगा आपका इसका 8, तो ये कितना हो गया 36। हाँ बोलो जी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो भी, क्या मेरा बेटा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, ओके, मतलब साइन के क्योंकि साथ नहीं। आपको, हाँ क्योंकि आपको बेटा फॉर्मूले में क्या लिखवाया है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, तो अगर मान लो माइनस में आ रहे तो वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है।
बेटा क्वेश्चन ये आएगा आदर्श, मतलब अगर आप कंपैरिजन नहीं आएगा आपका ईएन का कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है या ये वाला, वो आप उससे निकालोगे सीएफएससी से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि बेस्ड ऑन ईएन रूल आप ये बताओ इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जो स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा के आई हूँ, किलेशन से करते हो, सीएफएससी से करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सेप्शन तो है ही नहीं ना अभी तक, क्या एक्सेप्शन बताई इसमें, तो नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना है। सिंपल निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, कॉम्प्लिकेट मत करना इस चीज को, सिंपल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। निकालोगे एक बार, निकालना तुम लोग एक बार खुद से, सारे बच्चे निकालना ईएन, और देखो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैम कर रहा हूँ कर मैम, जीनोन के बराबर है। आ रहा है जीनोन के बराबर? यस मैम। तो Yes, इसका ma'am. पहले निकालो, सारे निकालो तुम। 46 पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, Four. और प्लस 12, तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का? 54, ठीक है। आगे देखिए इसका निकालते हैं, 78 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा आप लोगों का? 4 4, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? 72 और 74 और 12 86। 86 यहाँ चेक करिए, 26 ये हो जाएगा -3 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा ये? 23 और 12 35। ये नहीं कर रहा है, ये देखो ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ईएन रूल को फॉलो। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, 28 -2 प्लस 12 कितना हो रहा है बताओ? 38 मैम 38। यहाँ पे निकालो, 46 -2 प्लस 8 कितना आ रहा है? 44 और 8 52 54 ठीक है। मतलब निकाल लोगे। अगर आपको बोला जाए कि बता दो भाई इसको कौन ईएन रूल को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतना सीख लिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। चलो ओके, अब हम बात करते हैं मेरा बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ईएन रूल। देखो पहली चीज तो ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। स्टेबिलिटी के बारे में कैसे तुम्हें बताएगा? तुम्हें ईएन रूल मतलब बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस कॉम्प्लेक्स का निकालना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि मेटल कार्बोनिल के लिए मैम आपने बोला वैलिड मेटल कार्बोनिल पे है, लेकिन आपने देखो ना हमें इसमें भी निकाल के दिखाया। तो अगर तुम दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में निकाल रहे हो तो देखो ना यहाँ पे 35 है, ये यहाँ पे कहीं कहीं जगह आपको दिख रहा है कि ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं। अब तुम्हारा सवाल ये भी आ सकता है कि मैम मेटल इन कार्बोनिल में हमेशा ये क्या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बराबर आएगा? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो अब होगा क्या फिर? अगर मान लो ईएन रूल मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बराबर नहीं आता है, तो फिर वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करेगा? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका बेसिकली स्पेशली मेटल कार्बोनिल का अगर वो ईएन रूल को फॉलो नहीं करता, तो वो दो तरीके से अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है। ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो अब एक बार बताओ उसको कितना चाहिए? 36 चाहिए। लेट से उसका 37 आ रहा है, तो 37 से उसको 36 पे जाना है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखो एक बार, हाँ या ना? जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, MnCO6 यहाँ पे कितना है चेक करना एक बार। ईएन कितना आ रहा है मेरा बेटा? 25 प्लस 12 कितना आया? 35। देखना, अब ये ईएन रूल को तो फॉलो कर नहीं रहा, तो क्या करेगा ये?
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम, बताओ, लूज करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा, बताइए। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, मैंने ये वाला एग्जांपल बताया तुम लोगों को, ये बता दे, बताना ये था। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, ये बन जाएगा, देखना एक बार, ठीक बात है। तो अब निकालना 25, ये कितना होगा? आप देखो यहाँ पे माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +1 + 12, कितना आ रहा है? 38 38 38 नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 38 कैसा आ रहा है? वो 37 था ना पहले। हाँ, ये देखो मैंने गड़बड़ कर दी, 35 सारा ही गया। गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको। यस मैम 37 था वो। 37 था, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सिर्फ एक EN के गलत निकालने से पूरा वही चेंज हो गया, तो ये बन जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो अब निकालो EN कितना होगा? 35 और सॉरी 25 -1 + 12, अब आ जाएगा कितना? 36। 36 तो यानी कि अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका 36 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक और एग्जांपल देखो, इसमें बताओ क्या होगा। और एक मैं लिखती हूँ ये वाला, कोबाल्ट वाला लिख देती हूँ, इसमें देखो क्या हो। मैम इसमें गेन करेगा। मैम फर्स्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग, सेकंड में मेरा बेटा, मैम सेकंड में भी गेन ही करेगा। मतलब मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव इसमें करेगा। 35 आ रहा था। ठीक है, तो दोनों में अगर आपने EN निकालोगे तो यहाँ पे 35 आ रहा होगा और यहाँ पे भी 35 आ Yes, रहा ma'am. होगा। तो अब होगा क्या, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा? इसमें होगा। अब देखो, बन गई बात। देखो जी, ठीक है, स्कैंडियम तेरी विदाई 23 था उसका। ठीक है, तो 23 24 + 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑल राइट, तो मेंस में ऐसा सवाल है, थोड़ा मुश्किल है, बट ये मुश्किल नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। आर्यन आप पूछ मैम रहे ये हो? पूरी हाँ बेटा, सीरीज है। क्या आप फिर मैम से ये बोलो? स्कैंडियम वाली, जब ये आपने 3D सीरीज का वो बताया था याद करने को, मैम ये पूरा वो है। हाँ, अगर मान लो 3D सीरीज में कोई भी मेटल आयन आता है, ठीक है, 3D सीरीज का, अगर उसका जब आप निकालोगे EN रूल के हिसाब से फॉर्मूला लगा के, अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा है तो वो EN रूल को फॉलो करेगा। और वो कितना आना चाहिए 3D के लिए? कितना बताया था मैंने तुम लोगों को? 36 बताया था। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आर्यन तुम पूछ रहे हो कि मैम कुछ लिगेंड जैसे अमोनिया हर बार EN रूल फॉलो नहीं करता है, तो ठीक है, तो उस टाइम कैसे पता लगेगा कि EN रूल को फॉलो करेंगे या नहीं? एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसमें अमोनिया है, अगर अमोनिया का आप काउंट करोगे, अगर वो EN रूल के बराबर, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा है, तो वो तो फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, तो वो नहीं कर रहा फॉलो। गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे एक ये वाला मैंने सवाल कराया था, इधर देखना, ये वाला देखना एक बार। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा फॉलो करेगा या नहीं करेगा? देखो ना, अब देखो यहाँ तो फॉलो नहीं कर रहा, अमोनिया इज अ लिगेंड,
यहाँ पे भी अमोनिया है, ये फॉलो कर रहा है, तो आपको निकाल के तो पता लगेगा। अगर नोबल गैस के इक्वल नहीं आएगा तो फिर वो नहीं करेगा फॉलो। ठीक है, आई होप यही पूछ रहे होंगे। चलूं आगे। मैं तुम्हारा ना क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही हूँ, एक सही बताओ तो। तुम प्लीज माइक अनम्यूट करके बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ। मैम अगर कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर नहीं आई तो मैम उस समय कौन कौन से लीगेंड ईएन रूल फॉलो करेंगे? मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आपने, आपके पास जो लीगेंड है अगर वो ईएन रूल के बराबर, मतलब लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा है तो वो करेगा, नहीं आ रहा तो नहीं करेगा। मैम जैसे सीओ तो कर रहा है मैम, नोबल गैस के बराबर नहीं आ रहा, तो मैम उसके कहाँ पे अलावा नहीं आया, कोई? मेरे को एग्जाम्पल बताओ कहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं मैम आया। जैसे मैम VCO3 में, VCO6 में ना। VCO6 में, यस मैम। हाँ 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 हाँ, नहीं आया, 35 आया है। तो मैम उसकी जगह अगर कोई और लीगेंड होता तो मैम वो नहीं दिखाता ईएन रूल? क्या पता यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड होता जो दिखा दे ईएन रूल, वो तो निकाल के ही पता चलेगा ना तुम्हें कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे देख के कैसे बताओगे। गेटिंग माय ओके पॉइंट। मैम। आप देख के कैसे बताओगे कि ईएन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके लिए तो आपको वो फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा ना कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप मैं समझ पाई हूँ तुम्हारी बात। आपको निकाल मैम के ही पता लगेगा। हाँ जी बोलो। मैम पर अगर जैसे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं आई हाँ तो मैम नहीं है। ये या तो मैम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और या तो ऑक्सीडेशन एजेंट हाँ की हाँ तरह काम हाँ करेगा अगर हाँ एप्लीकेशन होगा मैम ईएन रूल हाँ का। हाँ। तो मैम अगर वो ईएन रूल फॉलो ही नहीं करेगा तो मैम वो तो एजेंट की तरह वो बिहेव ही नहीं करेगा मैम, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह। कौन नहीं करेगा। मैम अगर कोई और लिगेंड है कंपाउंड में। यही तो मैं बता रही हूँ कि जो ऑक्सीडाइज, तभी तो ये ईएन जो बेसिकली जो सिडविक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया था, तभी तो ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे लगाया गया था। यही तो बोला मैंने। अब तुमने नोटिस किया होगा, सारे बच्चे देखो, यहाँ पे मैंने कोई और नहीं लिया लिगेंड, ध्यान से देखो। मैंने स्पेशली तभी बोला कि मेटल कार्बोनिल पे लगाओ ये। ठीक है, दैट इज वाई जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है जो कि सिडविक ने दिया था, उसने ये बोला था कि भाई साहब मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे वैलिड होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये वाले एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे 3D सीरीज वाले, वो वाले देखने को नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं करना। ठीक है, तो जान, तभी तो मैं बोल रही हूँ बार बार मेटल इन कार्बोनिल, मेटल इन कार्बोनिल। हाँ, इसमें एक और चीज है मेरा बेटा, अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम आ रहा है तो या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या फिर वो डाइमर भी बना सकता है, डाइमर ट्राइमर भी बना सकता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तुम्हारा फिर से सवाल आ सकता है यहाँ पे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो डाइमर बनाना चाहता है या फिर ट्राइमर बनाना चाहता है। तुम्हें ये साथ बहुत बेटा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है मेटल कार्बोनिल के, तुम्हें वो वाले कॉम्प्लेक्सेस करने हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डाइमर बना रहा है या ट्राइमर बना रहा है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल
ये आजकल ना तुम्हारी क्लास में बहुत हो रहा है भाई मेरे साथ ये। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। पता नहीं क्या है इस वाईफाई को, समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी क्लास में क्यों धोखा देता है मेरे को ये बताइए। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। अब मैंने अपने फोन से ही ज्वाइन कर लिया है, फोन के वाले उसमें मोबाइल डेटा से। क्या बोल रही थी मैं? थोड़ा सा बताओगे कि कहाँ पे, मतलब कहाँ पे सुन रहे थे तुम लोग मेरे को? डाइमर Second ट्राइमर वाली बात समझ में आ गई थी क्या? मतलब सुन लिया था ना, डाइमर बनाएगा ट्राइमर बनाएगा, है ना? ठीक है। मैम क्यों बनाएगा ये नहीं बताया था। अच्छा वैसे Yes, बता ma'am. दिया था, बट ठीक है कोई नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मेरा बेटा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ। MnCO5 है, ठीक है। बेटा 4 या 5 ही हैं जो याद करने हैं, जो एनसीईआरटी वाले हैं वो करने हैं, उसके अलावा 1-2 मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताऊंगी, बस वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे चेक करो EN कितना है, 25 + 10 35। इसलिए कह रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ ना ध्यान से सुनो, मेरी बात नहीं सुनोगे ध्यान से फिर आएगा क्वेश्चन कि मैम ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं। इतनी देर से बोल रही थी मेटलिन कार्बोनिल पे लगाओ, मेटलिन कार्बोनिल पे लगाओ, इधर आओ। अब यहाँ पे 35 है, तो ये क्या करता है मेरा बेटा, ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए डाइमर की फॉर्मेशन करता है, और ये क्या बनाता है मेरा बेटा, Mn2CO10 बनाता है। कैसे बनाएगा मैम? इधर आओ, 5 CO इसको लगा दो, देखो, और 5 इसमें लगा दो, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे चेक करो ना, EN चेक करो मेरा बेटा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चेक करो, निकाल के देखो। 25 + 5 क्या है, CO है, यानी कि 10, 35 हो गया। और जो ये कि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और एक इसके पास रहेगा, तो +1, तो हो गया 36। तो यानी कि MnCO5 वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसने अपनी स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया है, टाइमर बना के। पहले सुन लो फिर क्वेश्चन पूछना, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे ये चैप्टर कराना है खत्म, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि Mn के अराउंड ज्योमेट्री क्या होगी, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अराउंड मैग्नीज, तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है मेरा बेटा, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, ठीक है। अपने डाउट्स लिख लो, मैं बाद में लूंगी, ठीक है। ओके, क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ बेटा कि 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होंगी? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। है ना, ये मैं बोल सकती हूँ 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होंगी, ठीक है। एक तो ये वाला करना है तुम्हें, ये एनसीईआरटी में गिवन है, गेटिंग माई पॉइंट, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये तुम्हें करना है, ठीक है। दूसरा एक है FeCO4, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, FeCO4, ये क्या होगा? और ट्राई करना, आप अनम्यूट करके पूछो, चैट में मत लिखना, ठीक है। चले इसका EN निकालो, 26 + 8 कितना हो गया, 34, यस मैम। 34। तो यानी कि ये अपने नोबल गैस से कितना दूर है, नियरेस्ट वाले से 2। अगर मैं 36 यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ ना, तो 2 से, तो ये क्या बनाता है, ट्राइमर बनाता है। ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गए हैं, इसलिए कह रही हूँ ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब मेरे को ये मत लेके खड़े हो जाना मैम हमें कैसे पता चलेगा टाइमर बनाएगा या ट्राइमर बनाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है एनसीईआरटी वाले, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा मेरा बेटा, Fe3CO12 बना लेगा। देखो एक बार, ऐसे 3-3 CO दे दो तीनों को, ठीक है। क्या बताओ, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ब्रिजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट है, क्या है ब्रिजिंग कार्बोनिल कहीं पे प्रेजेंट है क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे 5 टर्मिनल है इस मैग्नीज के पास और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे
कोई ब्रिजिंग नहीं है और ना ही यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को कार्बोनिल की ब्रिजिंग दिख रही है। ब्रिजिंग का बोले तो मतलब ये CO और उसके साथ क्या है, मेटल अटैच है। अरे नहीं भाई, ये बनता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर देखने को मिला है वो यही देखने को मिला है, ठीक है। आगे आइए मेरा बेटा, ये देखो, ये वाले हैं NCERT वाले जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी मैं, हाँ ये लो, हो गया। यस मैम। चलिए आइए, ये NCERT वाले स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को आने चाहिए। जैसे इसमें से तो कुछ मैंने आप लोगों को करा ही रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकल वाला, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, टेट्राहेड्रल होता है। क्रोमियम वाला 6 यहाँ पे CO है, ये भी मैंने तुम लोगों को बता रखा है, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया, Mn2CO10 वाला, गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा FeCO5 का ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, DsP3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, DZ स्क्वायर वाली ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी NCERT में दिया हुआ है, CO2CO8 का स्ट्रक्चर। CO यानी CO कोबाल्ट है, CO इज योर लिगेंड कार्बोनिल वाला, इस तरीके से वो दिखता है तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 6 CO है वो तो टर्मिनल पोजीशन पे है 3-3, और बाकी के जो ये 2 है वो क्या है, एज अ ब्रिजिंग है। तो मैं लिख दूं 2 CO तो ब्रिजिंग में इन्वॉल्व है और 6 CO टर्मिनल में इन्वॉल्व है। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। यस तो तुम्हें एक तो 4 ये वाले करने हैं, 5वां ये वाला करना है, एक छठा और लास्ट करना है Fe2CO9 का, इसका स्ट्रक्चर करना है। क्या पता आ जाए, सिर्फ एक बार कर लेना, चांसेस मैं फिर बोल रही हूँ कम है लेकिन आ सकता है। इसमें क्या होता है मेरा बेटा, 3 CO जो है दोनों आयरन को दे दो इस तरीके से, और 3 CO लग जाते हैं ब्रिजिंग में, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 6 CO टर्मिनल पोजीशन पे है और 3 CO, बोलो राहुल जी आज चुप चुप बैठे हो, क्या हो गया, ब्रिजिंग पे। तो ये 6 स्ट्रक्चर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है जी, बस इतने ही करने हैं। अगर तुमसे ये भी ना हुए तो प्लीज NCERT वाले कर जाना, ठीक है, क्योंकि NCERT वाले 1-2 बार पूछा गया है। कंफर्म कर दो मेरे को, और अब्दुल्ला आप पूछो तुम क्या सवाल पूछ रहे थे, जब तक बच्चे नोट कर लेंगे। चलो पूछो मैम, वो वाली स्क्रिप्ट याद है? मैम हाँ पूछो अब्दुल्ला। मैम जो आपने को Mn वाला बनाया था मैम, वो ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये देखा गया उसने अपनी जो स्टेबिलिटी को अचीव किया है वो डाइमर बना के किया, दैट इज व्हाई, ठीक है। तो मैम हमें ये याद ही करना पड़ेगा कि डायमर ही मंगाएगा। मैं इतनी देर से यही तो बोलूं, याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो मैंने एग्जाम्पल करवाया है वही आपको याद करना है, और इतने सारे एग्जाम्पल नहीं जो तुमसे याद ना हो, सिर्फ एक ये याद रखना है, एक Fe2CO9 वाला और एक Fe3CO12 वाला। हाँ बोलो पीर बख्श। मैम उसका EN कैसे निकाला था? किसका मेरा बेटा? डाइमर किसका? बनाने के बाद वो जो दूसरा एग्जांपल लिया था, ठीक है, मैं ये एक MN काम वाला करती हूँ, MN वाला मैं इसमें समझा देती हूँ, तब तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगी। इधर आओ। अगर मेरे को मान लो मेरा बेटा इसका EN निकालना है आयरन का, 3 क्या है, CO है, मतलब 6, आयरन का 26, पीर बख्श, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितने कितने बना रहे हैं, एक इस आयरन के साथ बॉन्ड और एक इस आयरन के साथ, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक ये लेगा, एक ये लेगा, और इसमें से एक ये लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके नाम का क्या क्या हम ऐड करते हैं, 1 और 1 ऐड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 26 और 8 कितना हो गया, मैंने कुछ 3, अरे बाबा एक और CO ऐड करो ना, क्या देख रहे हो तुम लोग। मैम फिर इसमें -11 क्यों कर दिया है? -11 कहाँ प्लस किया 1 मैंने? है, प्लस 1 है मैम वो। Mn2 वाले के नीचे EN निकालने में।
नहीं 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 नहीं, ये +1 है बेटा। ठीक है, 11 नहीं है, +1 था। ठीक है, अरे खोल के रखो ना, 12 है मैम, आपने 9 बनाए थे, 3 कहाँ गायब हो गए? कहाँ ध्यान है भाई तुम लोगों का? कौन सा किताब पढ़ रहे हो तुम लोग बैठ के? चैट जीपीटी कर रहे हो क्या? ये सवाल पूछना है, यहाँ तो ध्यान है नहीं किसी का। ठीक है, तो 12 थे, 4-4 आएंगे हर एक आयरन पे। ठीक है, चलूं आगे। तो ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये कोबाल्ट नहीं है, ये CO तुम्हारा लिगेंड है। चलिए आइए, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए, एक बार देखोगे? देखना, ये एक सवाल आया हुआ है, आपसे पूछा है सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल, इसमें कितने होंगे? चेक करो क्या ब्रिजिंग वाले हैं इसमें। एक आया था ये 2023 में। राहुल आंसर बताओ बेटा मेरे को इसका। राहुल है या नहीं है क्लास में? मैं एब्सेंट लगा दूंगी अगर नहीं बोले तो क्लास में, मैं बता दे रही हूँ। अगर नहीं पता तो जस्ट से डायरेक्टली कि मैम नहीं पता, है कि नहीं है क्लास में? है, एब्सेंट है तुम्हारी। मैम 0। सिमरन आप ट्राई करो। नहीं, अभी मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ तुम्हारा आंसर। मैम कर रहे हैं। ठीक है, ऋषि तुम लोगों ने पता नहीं क्या समझ यस रखा है मैम। क्लास। क्या आएगा बेटा? मैम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं नहीं, ध्यान ही नहीं है भाई तुम लोगों का। तुम लोग पता नहीं क्या W क्या है? सोचते हो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा? तुम्हारी अभी एक्स्ट्रा क्लास लगाना चालू मैम करूंगी मैं। 0 आएगा। यहाँ पे आपका ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रिजिंग नहीं, ये भी मैंने बताया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये वाला देखो, आपको ये बताना है इनमें से कौन से में CO फॉर्म से ब्रिज बिटवीन मेटल एटम, ये आपको बताना है। गौरव बताएगा इसका आंसर। मैम अभी करके बता। ओके, श्रुति मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट ऑप्शन तो है, ये आपने बता दिया, ये तो आपने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा पेपर में भी हो सकता है, अगर आपको 4 ऑप्शन में बिल्कुल श्योर है कि मैम यही मतलब यही आंसर आना है, तो हो सकता है दूसरा और तीसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं पता हो। अब इसको तुम क्या करोगे, नोट डाउन कर लेना इस वाले टॉपिक के नीचे कि जो ये ऑस्मियम और रुदेनियम वाला होता है, यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं होती। वैसे तो अभी जो मैं एक लाइन बोलने वाली हूँ वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट देखा ये जाता है मेरा बेटा, जो एक्सपेरिमेंटली डाटा आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है, उसमें पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें। तो जो आपके हायर मेंबर वाले होते हैं ना, जैसे 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं, तो वहां पे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो ब्रिजिंग कम होने लग जाती है। ऑस्मियम और रुदेनियम में तो ब्रिजिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले 2 कंपाउंड आप अपने उसमें लिख सकते हो जहां पे तुमने नोट्स में लिखे हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आएगा, करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। गर्व जी बताइए, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। मेरे को पता क्या लगता है, तुम लोग ना दिसंबर में जागोगे, फिर तुम देखोगे यूट्यूब पे 5 शॉट 6-6 घंटे के हैं, यही लगता है मेरे को कई बार तो। ऑक्टाहेड्रल
तो ये आपका क्या है, डेका कार्बोनिल, ये वाला है मेरा बेटा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसका हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ओके मेरा बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। आइए, आप लोगों को मैंने क्लास के स्टार्टिंग में मैंने लिगेंड्स बताए थे, याद है तुम लोगों को, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे मैं ना आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले, टाइप्स ऑफ लिगेंड। बेटा पेपर में नहीं आएंगे डायरेक्ट, बट पता होना चाहिए। एक तुम्हारे होते हैं क्लासिकल लिगेंड, एक तुम्हारा होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं, जैसे आपके पास मेटल है, उसके पास खाली जगह है, लिगेंड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी मेटल को। तो यानी कि यहाँ पे वो लिगेंड है जो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जो अब तक हम पढ़ते भी आए हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने बहुत सारे पढ़ा दिए मैंने तो तुम लोगों को। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, हेलोजेंस हो गए, इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, काफी सारे हो सकते हैं जो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, उनके खाली और वाइट। बट मेरा बेटा कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड तो मेटल को देता ही देता है, लेकिन मेटल भी वापस बैक बॉन्डिंग करके लिगेंड को देता है। क्या बोल दिया मैंने, जैसे अगर मान लो मैं बोल रही हूँ लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है और मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेगा, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर मेरा बेटा मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास लिगेंड ऐसा है जिसके पास खाली पाई स्टार ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो और आपको पता है मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, बोलो क्या कहते हो। तो जैसे ही लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, मेटल भी क्या कर सकता है, वापस लिगेंड के खाली डी और खाली वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यानी कि क्या मतलब कि मैम ऐसे भी लिगेंड हो सकते हैं जिनके पास लेने के लिए भी क्या हो, खाली जगह हो। ऐसे कौन से होते हैं, एक तो सीओ हो गया, यस, डोनर और एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सीओ और एनओ ऐसे बहुत पॉपुलर लिगेंड्स हैं जिनके पास लेने के लिए भी खाली जगह होती है। हमारे सिलेबस में कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसको हमें पढ़ना है, एनओ वाले नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम ऐसे भी लिगेंड्स होंगे ना, ध्यान से देखो, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके पास, और वापस क्या करेंगे, इनके पास पाई स्टार भी होगी बेटा खाली, तो मेटल क्या करता है, वापस पाई स्टार में इनके इलेक्ट्रॉन देता है। तो मतलब क्या बोल रही हूं कि लिगेंड क्या कर सकता है, अपना मेटल को दे सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वापस अगर उसके पास खाली जगह है तो वो दे सकता है। यहाँ पे जो लिगेंड दिया है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो लिगेंड लिया उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके सिग्मा वाले ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे जो लिगेंड लूंगी उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला है, तो आज इसको हम पढ़ें, ठीक है। मैम ये दूसरा वाला समझा देना। देखो इसका एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो मेरे पास, इधर आना, ये वाला ये है, दिख रहा है, ये बेंजीन है तुम्हारा, बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वैसे सिलेबस में नहीं है, देख लो एग्जांपल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करती है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एक और एग्जांपल देखो, वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करती है इस तरीके से। मतलब कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे लिगेंड ऐसा हो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है मेटल को, फिर जो मेटल के पास आपके फील्ड डी ऑर्बिटल है वो वापस से उनके पाई स्टार में देता है, ठीक है। और इसको ना लिखने का एक तरीका भी होता है, अगर आप कोई बुक पढ़ो कभी तो वहां पे ऐसे लिखा होगा,
इसको बोलते हैं हम हेप्टिसिटी। सिर्फ देख लो, बेशक इसको छोड़ देना बाद में। अब जो ये 6 है, अगर मान लो मैं कोई भी लेट सपोज x ले लूं, तो ये x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डोनेशन। मुझे बताओगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व है बेंजीन रिंग में जो डोनेट कर रहे हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो हाँ के ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? 6 आया। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। यहाँ पे कितना कर रहा है बताओगे मेरे को? यहाँ पे कितना कर रहा है मुझे बताओगे? सेकंड वाले में जहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू लिगेंड्स टू मेटल? कितने दे रहा है बताओ? कितने दे रहा है? मैम 6 या 4? हाँ 6 4 नहीं 6। 4। नेगेटिव के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 इसके, टोटल कितने हो गए? Yes, ma'am. 6। 6 और हाउ मेनी कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डोनेशन? 1, 2, 5 3, 4, 5। इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? ये उसके एग्जाम्पल हो गए जो दूसरे वाले। आपके पढ़ना कौन सा आप लोगों को? ये वाला। चलूं मैं अब आगे। आपको मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़नी है। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसके नीचे ही आप वो वाले एग्जाम्पल्स को भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते तो भी चलेगा। चलूं समझाने सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है? यस मैम। चलिए आइए मेरा बेटा। ऑल राइट, क्योंकि मेरा बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग हेप्टिसिटी, यस, जो हेप्टिसिटी के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है वो ये दिखाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इन्वॉल्व है। ठीक है, आप बस वो चेक कर लेना कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व है, वही उसकी क्या हो जाएगी? हेप्टिसिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले मेरा बेटा, क्या तुम यहां से थोड़ा ध्यान दे पा रहे हो? सीओ का एमओटी, सीओ में क्या होता है याद करो? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस और नो? यस मैम। अब एक बात बताओ, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, कोई बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें समझाना चाह रही हूँ यहाँ से। एक बात बताओ, हमारा जो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है? मैम आपने ऐसा कुछ बताया था हमें, बोलो। तो अगर तुम बेटा एमओटी में देख पा रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया हुआ है? सिग्मा वाले में गया हुआ है। कैन यू सी दैट? तो क्या मैं इसको होमो बोल सकती हूँ? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, सबसे जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है वो सिग्मा वाली है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाली बात? सोच के बताओ। और ये क्या है मेरे पास? ल्यूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। साजिया बताओ, मनीषा, अंजलि, सुनीति, श्रुति, मैंने शायद इनके नाम पहले तुम्हारे आगे लिए हैं, होमो और ल्यूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं बोलूं मेटल के पास नीचे बनाती हूँ थोड़ा सा, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और लिगेंड भी मैं यहाँ पे कौन सा ले रही हूँ? ये सीओ वाला ले रही हूँ। बोलो क्या कहते हो? अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन ही डोनेट करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यस और नो? अब ध्यान से देखो, कार्बोनिल के पास पाई स्टार वाली खाली है, ध्यान से चेक करो। क्या कार्बोनिल वाले के पास, सीओ के पास पाई स्टार वाली खाली है? क्या दिख रहा है तुम्हें एमओटी में? आई होप दिख रहा हो, तभी मैंने बनाया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना? ये फील्ड वाले हो गए, फील्ड वाले डी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेंगे? पहले क्या किया? लिगेंड ने डोनेट किया,
अब क्या होगा, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फील्ड डी ऑर्बिटल में, वो वापस बैक बॉन्डिंग से कहाँ पे देगा, कार्बोनिल के पास जो पाई स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें देगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो ये जो Yes. बैक बॉन्डिंग Yes. कर रहा है, इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, यही तो है सिनर्जिक बॉन्डिंग, यही तो है सिनर्जिक बॉन्डिंग। कि बैक बॉन्डिंग करेगा, ज्यादा करेगा। ओके चल रही है ना, मेरे को लगा मेरा नेटवर्क फिर गया। अब ये कितना बैक बॉन्डिंग करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि मेटल पे क्या चार्ज है, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो तुम लोग मुझे सोच समझ के ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, फिर मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से खाली पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है पिक्चर, क्या तुम्हें यहाँ से समझ में आ रहा है? देखो यही सेम चीज, इसके पास एंटी बॉन्डिंग है। डायग्राम आपने बनाया वो देखो। हाँ, इसको दोबारा मत बनाना अगर बना लिया तो, ठीक है? मैम वही वाला दिखा दो। अरे वही वाला कोई बना लो, सेम ही है ये दोनों, ठीक है? अब तुम मैम, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। बताओ, क्या है इसमें जो समझ में नहीं आ रहा? मैम वो वाला समझ क्या में आ है रहा था, वही वाला दिखा दो। हाँ तो वही बना लो, ठीक मैम है? एबीएम में दोबारा बताना क्या है? यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा डोनर है, ठीक है? खाली मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और जो मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल है वो उसके पाई स्टार में दे रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? चलिए, मैम एबीएम में दोबारा बताना क्या है? अच्छा एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरा बेटा, ठीक है मैम। और ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मुझे ये बताओ मेरा बेटा सोच के, कि जब तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो रही है, या तुम बोलो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, इससे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सोच समझ के बताओ। देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है? इधर ध्यान दो, कहीं किसी और किताब में मत नजर दौड़ाओ अपनी, एनसीईआरटी में नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, फिर पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कहना है से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बोलो। यस मैम। और ऑल्सो कहना है से कि बॉन्ड लेंथ कम कम होगी। होगी। और मेरे बच्चों, तुम लोगों को मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब तुम ये बताओ, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। पहले सीओ का कितना बॉन्ड ऑर्डर था, 3। आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या 3 रहेगा, क्या नहीं रहेगा? तो मैं बोल दूं सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो कहना है से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यस। और कहना है से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। वेरी गुड गर्ल, पकड़ लिया तुमने, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बोलो क्या कहते हो, यही है बस सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल कार्बन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बैक बॉन्डिंग से सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। इज दैट क्लियर प्रिंस? ठीक है, सुमित, संदीप, आर्यन, और कौन कौन है यहाँ पे, मनीषा, साजिया, धनंजय, सिमरन, सुमित, पल्लव, मुश्किल तो नहीं लग रहा, गौरव, गर्व, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, बहुत सही। अब तुम्हें मैं क्या लिखवाऊंगी, अब तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिनर्जिक बॉन्डिंग। 7:45 तक क्लास होती है ना, अरे इतना टाइम कैसे चला गया भाई? तुम्हारी क्लास में तो मेरे को लगता है 2 घंटे चाहिए सिलेबस करवाने के लिए। करवा लें क्या टाइम चेंज? यही सेम मैंने ना दूसरे बैच में पढ़ाया था, उनका 1 घंटा 10 मिनट में ही हो गया था। हालांकि उन्होंने भी डाउट्स पूछे थे, बट उनका जल्दी हो गया था। चलो आओ, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो।
बेटा पहला पॉइंट लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है मेरा बेटा, वो किसके बीच में देखने को मिला है? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ना तो 2 आएगा पूरा, यानी कि पूरा डबल बॉन्ड भी नहीं, और ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में देखने को मिला है। CO का बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिला है 2 से 3 के बीच में। अंडरस्टैंडेबल भी है ना ये, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही प्योर डबल बॉन्ड है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्या मैं ये लिख दूं इन फ्री CO? फ्री CO का मतलब जब कोई उसके साथ मेटल अटैच नहीं है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन CO बॉन्ड लेंथ इन मेटल कार्बोनिल। सोच के बताना मेरे को, ठीक है कि नहीं? बात ठीक है ना? अगर मेटल आ जाएगा तो बैक बॉन्डिंग वाला केस शुरू हो जाएगा ना मेटल के आने से। ठीक है, और जबकि फ्री CO है वहां पे उसके साथ मेटल अटैच नहीं है। हाँ, क्या बताना है इसमें? वो फ्री कार्बोनिल है। फ्री कार्बोनिल मतलब मेटल नहीं है अटैच उसके साथ, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। लेकिन जहां पे बैक बॉन्डिंग होगी वहां पे क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखो मेरा बेटा, अगर यहाँ पे मैं लिखूं ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो सोच के देखना एक बार। ये लिख सकती हूँ, मतलब सोच समझ के सोचो। अगर मेटल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी है, यस और नो? तो उतना ही बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा। सोचो सोचो सोचो, अगर उतना ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। CO बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। और जैसे जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 स्टार में नहीं जाएगा। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पे उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। लिख लिया क्या? लिख रहे हो साथ साथ? फोर्थ पॉइंट लिखो, जो तुम्हारी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड ऑर्डर। सोचना एक बार ये वाला पॉइंट, मतलब जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। मैम ये क्या चीज है? अगेन ये टॉपिक भी बहुत वास्ट है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोलना चाह रही हूं मैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच CO बॉन्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलो कम। मैम ये CO के बाद क्या लिखा है? सेंटीमीटर इनवर्स, फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में होगी ना। यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को म्यू बार से दिखाते हैं मेरा बेटा। ठीक है मैम, अगर CO के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उस हिसाब से सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी ना? CO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो तुम इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, अगर तुम मान लो जैसे तुम्हें ध्यान में आ रहा है, तुम ये भी लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट में कि सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड लेंथ।
ठीक है, अब वही बात है, एक चीज याद रखो, उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स निकालते जाओ वहां से। ठीक है, मेन मुद्दा वही है जो बता के आई हूं पहले। अब ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। आओ इधर एक बार पढ़ लो और मुझे कंफर्म करो कि मैम ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखवा दिया है, ये सिर्फ बुक की लैंग्वेज है। एक बार पढ़ना इसको अच्छे से पढ़ लो और कंफर्म कर दो मेरे को थम्स अप देके। ठीक है ना, यही है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, आगे चलो। चलिए, यस मैम। ये वाला पॉइंट पढ़ना एक बार, पहले दो। मैम इन्हें लिखना है। ना 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 मत लिखो, जो मैंने लिखवा दिया वही, ये सिर्फ बुक की लैंग्वेज है, वहां से मैंने लिया है इसको, दैट्स इट। एक बार बस देख लो, ये वाली तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? मतलब अगर पेपर में ये वाले बुक वाली लैंग्वेज को ही वो यूज करेगा। ठीक है, बनी बात? मतलब पहले पॉइंट में जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे नीचे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो वहां पे क्या है, वही सेम, जितना कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा और सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। एक बात बताओ मेरा बेटा, ए एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। Mn पे प्लस का चार्ज है, क्रोमियम पे 0 का, वेनेडियम पे माइनस का और टाइटेनियम पे -2 का। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग? टाइटेनियम वाले में। टाइटेनियम। यस मैम। और अगर मैं तुम्हें बोलूं सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नीचे वाले में देख लो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग, और जितनी बैक बॉन्डिंग सीओ बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा, यानी कि सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर इन्होंने लगाया हुआ है। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए बेटा, बाकी और कुछ लिखने की इसमें से जरूरत नहीं है। रिया है क्या क्लास में? रिया, आरुष? यस मैम। यस मैम। ओके, क्या हुआ सिमरन? मैम गलती से हो गई। ठीक है, चलो चलो अब एक बार देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन देखना। मैम एक बार पीछे कर दो। क्या रह गया, लिख लेना इसको नोट्स में, फिर भागने की जल्दी रहेगी तुम लोगों को। एक बार मुझे बस ये क्वेश्चन बता दो फटाफट। सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका ज्यादा होगा? आर्यन बताएगा, आर्यन बताओ। मैम बी ऑप्शन। राहुल? यस मैम, बी ऑप्शन। प्रिंस? प्रिंस दूसरे वाला प्रिंस, प्रिंस खोजान कहाँ गया? अभी नहीं हुआ। ले, क्यों? बी वाला होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अगर वो पूछता, वो कैसे भी पूछ सकता था, वो तुमसे सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता था, वो तुमसे बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछ सकता था, वो तुमसे मेटल कार्बन का पूछ सकता था, वो तुमसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल वो बना के तुमसे पूछ सकता था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे? आपको मेटल पे निकालना पड़ेगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। मेटल पे चेक करो, है ना, मेटल पे चेक करो। श्रुति बताएगी बेटा, श्रुति बताओ।
सी ऑप्शन। कौन से वाला? सेकंड? मैम थर्ड। अच्छा थर्ड, ठीक है। क्या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सोचो सोचो क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, यानी कि जो सबसे कम है 1700 वाली वो पी को मिलेगी। कर लोगे इसको? प्रिंस हो Yes, जाएगा ma'am. क्या अब? ऋषि, प्रिंस? यस मैम। ठीक है, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया, 15-20 ने, मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी तुम्हारी? ज्यादा होगी। तो 2200 वाली एस को आप लोग मैच करें। ठीक है, चलिए ये वाला करना। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी गर्ल, उतना ज्यादा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाला चेक करो, इसमें ना एक बार फर्स्ट वाला छोड़ देना, ए वाला मैं बताती हूँ कैसे करना है, हो सकता है नहीं समझ में आए। बाकी आप ऑप्शंस चेक करो और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि जेई एडवांस का था तो मल्टी करेक्ट इसमें पॉसिबल है। ओके, तो मुझे बताओ, जो मेटल कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन ही बनाते हैं प्रीडोमिनेटली, बिकॉज सीओ इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना? तो ये तो ठीक पाएगा। सी वाला बताओ, जब मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, मतलब नेगेटिव में है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो ये भी बताओ ठीक है गलत है? सही है मैम. ठीक है। सही है। लास्ट वाला देखो, जब मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगी, क्या सीओ बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? यस मैम. स्ट्रॉन्ग। तो ये गलत है। अब इसमें क्या बताना था तुम्हें, याद है? अभी मैंने तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताया, उसमें तुम क्या लेते थे? टोटल इलेक्ट्रॉन देखते थे आप मेटल पे, यानी कि एटॉमिक नंबर। यहाँ पे बस तुम्हें उसके क्या लेने हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो आयरन में वैलेंस शेल कितने होते हैं? 3d6 4s2। कितने हो गए? 8, बोलो ना। यस 8 प्लस लिगेंड कितने देगा? 2, 5 कितने देगा? 10, तो 18 हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे चेक करो कितना होता है निकल का? 28, 3d8 4s2, तो 10 + 8 18। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने मेटल सेंटर पे? 18 होने चाहिए। इन्होंने कितने दे रखे हैं? 16, यानी कि सिर्फ बी और सी क्या है इसमें मेरा बेटा? करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो वो लिख के देता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आप निकाल आते। ये और कर दो बस, लास्ट मेरा बेटा खत्म है। सबसे ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ किसमें होगी? मैं चाहती हूँ इसमें सारी क्लास हाथ खड़ा करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ था डिफिकल्ट सा। मैं चाहती हूँ आधी से ज्यादा क्लास इस क्वेश्चन में हैंड रेस करे। वेरी गुड, 13 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। वेरी गुड, 14 बच्चों ने, 15 बच्चों ने, वेरी गुड। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दो, चैट में बता दो, माइक अनम्यूट करके बता दो, सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, नेगेटिव चार्ज मेटल पे बात कर रही हूँ, उतनी बैक बॉन्डिंग, और जितनी बैक बॉन्डिंग उतना तुम्हारा सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। दैट्स इट, खत्म। यही था तुम्हारे सिलेबस में। अब ये वाला काम होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे 2 पन्ने दिए हुए हैं, 2 भी नहीं, 1 ही पेज दिया हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस दी हुई है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। कुछ तो मैंने तुम्हें करा ही दिया है, एक सिस्प्लेटिन यूज होता है एंटी कैंसर में, है ना? रोजी रेड वाला जो कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को बताया था वो निकल की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। तो क्या ये तुम कर लोगे? इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो? सिर्फ तुम्हें इनको देखना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। लेड पॉइजनिंग में ये EDTA यूज होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट वाला एक क्वेश्चन कभी डीपीपी में आया था तुम्हारा, तो वो तुम्हारा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा उसका। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, सॉरी पहले क्लोराइड आएगा,
ठीक है, तो इसका ये नेम इन्होंने गलत दिया हुआ है, क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम 1। ठीक है, स्टेयर प्लानर होता है ये, रोडियम +1 में होता है। जैसे तुमने लोअर क्लासेस में H2 निकल पढ़ा था ना हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए, वैसे विल्किंसन कैटलिस्ट को भी आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। ठीक है जी, बस यही कुछ दिया हुआ है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट दिया हुआ है ना। विटामिन B12 में कौन सा यूज होता है, कोबाल्ट +3 होता है। तो तुम्हें एक बार ये रीड करना है, रट्टा मत मारना है इसको, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। मैच द फॉलोइंग आएंगे, तुम लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो यही था चैप्टर तुम्हारा, आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो गया फाइनली आफ्टर 11 लेक्चर्स। कल तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का